हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा है ना कि वो सारे सब्सटेंसेस जो सार होते हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं और जो बिटर होते हैं उनको हम लोग बेस बोलते हैं। अब जैसे हमारी फैमिली में मान लो अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तब उस केस में हम लोग उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो लेमन जूस ले ले, विनेगर ले ले या बेकिंग सोडा ले ले। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करे। अब इस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था जिसके वजह से हम लोग उसको रेमेडी के फॉर्म में चूज़ किए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि हम लोग बेकिंग सोडा सजेस्ट किए। तो रीज़न क्या था कि हम लोग को पता है कि सामने वाले इंसान को एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि बेस यूज़ करना पड़ेगा, और बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस होता है। वहीं पे लेमन जूस या विनेगर जो है वो एसिड ही है। तो अगर आपको एसिडिटी है फिर ऊपर से और एसिड लेंगे तो उससे कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना आएगा। इसलिए एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए हम लोग बेस सजेस्ट किए बेकिंग सोडा। यानी कि हम लोगों को पता है कि जो सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करना हो तो फिर उसका जस्ट अपोजिट वाला चीज़ हम लोग को उसमें ऐड करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे सार हैं वो सारे एसिड हो जाएंगे और जो बिटर आते हैं टेस्ट में वो बेस हो जाएंगे। अब जो एसिड्स हैं इनका सॉर और बिटर टेस्ट के बारे में तो पता ही है, लेकिन बिना टेस्ट किए हम लोग को कोई सब्सटेंस को बताना होगी वो एसिड है या बेस है, तो क्या करेंगे हम लोग लिटमस टेस्ट करते हैं। तो जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको ये दो चीज़ कभी याद नहीं होता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्लू से रेड किया वो क्या है या रेड से ब्लू किया वो क्या है, तो वहाँ पे आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये बार, BAR। ठीक है, बार ऑफ सोप जैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ना, कोई भी चीज़ बोलते हैं बार ऑफ सोप, तो वैसे ही आप याद कर लो बार। अब ये जो बार है इसमें बी से आप फुल फॉर्म इसका बी का याद रखना कि बी से ब्लू हो जाएगा और आर से रेड हो जाएगा। तो वो सारे सब्सटेंस जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। यहाँ पे ए जो है वो एसिड को सिंबलाइज कर रहा है, तो बी से ब्लू से रेड कर दे वो हो गया एसिड। अब जस्ट उसी का अपोजिट है फिर जो रेड से ब्लू करेगा वो बेस। तो आपको बस एक याद रखना है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आप बना लोगे। तो जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब इसी के जैसे दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल में आप टर्मरिक को ले सकते हैं। टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है। और वैसे ही हम लोग जैसे अगर आपके कभी कपड़ों में अगर स्टेन लग जाता है, आपके वाइट क्लोथ्स में मान लो करी का स्टेन लग गया है, तो वहाँ मतलब करी में क्या था, हल्दी था, उसी का ही स्टेन लगा है, इसी टर्मरिक का। अगर आप उसमें सोप अगर आप लगाते हो तो वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर में आ जाता है, क्योंकि जो सोप है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो यानी कि टर्मरिक क्या करता है, बेसिक बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से रेडिश ब्राउन कलर में वो चेंज हो जाता है। वापस से फिर उसको वॉश करने के बाद वो कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो येलो से वो क्या हुआ, रेडिश ब्राउन। यानी कि वही क्या है, नेचुरल इंडिकेटर टाइप से हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि ये नेचुरल इंडिकेटर वैसे सिंथेटिक भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये दोनों चीज़ों को दिया है, ये भी एसिड और बेस के टेस्ट में यूज़ होते हैं। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस का सारा रिएक्शन, और कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड इसके अलावा भी हमारे डे टू डे लाइफ में इनका क्या क्या रोल होता है, उन सब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स। अब लिटमस के बारे में थोड़ा सा एक यहाँ पे एक नॉलेज दिया हुआ है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का डाई होता है एक्चुअल में, जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है, और ये जो है वो कॉमनली इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ होता है। जब लिटमस सॉल्यूशन को हम लोग ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक मीडियम में रखें, मतलब जब वो सिर्फ न्यूट्रल फॉर्म में है, तो वो पर्पल कलर का होता है। और वैसे ही दूसरे नेचुरल मटेरियल्स भी हैं, जैसे कि कैबेज लीव्स, टर्मरिक और कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, ये सारे भी क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ होते हैं। अब ये जो फ्लावर्स हैं उसकी एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया और जेरेनियम। ये सारे सब्सटेंस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर हैं, जो कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करते हैं, और इसीलिए इनको एसिड बेस इंडिकेटर्स या फिर सिंपली इंडिकेटर्स बोला जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में डील करेंगे, जैसे इससे पहले वाले लेसन को किए थे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड एंड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग, एसिड्स एंड बेस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम लोग कैसे उसको यूज़ करेंगे। अब वो नॉर्मल है, यहाँ पे एक टेबल बनाने के लिए दिया हुआ है, या आपको सेल्फ आपके खुद के लिए है कि खुद से करना है। आपको कुछ सॉल्यूशंस जो है वो लेबोरेटरी में ही मिलेंगे ये सारे, तो वहाँ से ही कलेक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे परफॉर्म करना है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, नाइट्रिक एसिड, एसीटिक एसिड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतने सब्सटेंसेस को लेना है। फिर एक वॉच ग्लास में सबका एक एक ड्रॉप आपको डालना है और उसके बाद सब में आपको टेस्ट करने हैं रेड लिटमस से, ब्लू लिटमस से, फिनोप्थिलीन से और मिथाइल ऑरेंज से। और उसके बाद जो भी सोल्यूशन, जो भी उसका रिजल्ट आता है ना, वो सब आपको इस टेबल के फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे सैंपल सॉल्यूशन, आप जो भी सैंपल लिए हैं उसको 1 2 3 4 करके यहाँ लिखेंगे। रेड लिटमस सॉल्यूशन में वो क्या चेंजेस लाया यहाँ पे लिखेंगे। ब्लू लिटमस में क्या चेंजेस लाया वो यहाँ लिखेंगे। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आए वो यहाँ पे लिखेंगे और मिथाइल ऑरेंज का चेंजेस यहाँ पे लिखेंगे। और ऐसे करके ये पूरा टेबल फॉर्म करेंगे एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंसेस आप यूज़ किए थे वो सारे कौन से नेचर के हैं। यानी कि ये सारे तो हो गए आपके इंडिकेटर्स। अब इसके अलावा कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने ओडर को चेंज कर लेते हैं, मतलब उनका स्मेल चेंज हो जाता है। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये भी इंडिकेटर्स ही है, लेकिन पहला वाला इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज कर रहा था एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे अपना ओडर चेंज करते हैं। तो जैसे एक्टिविटी 2.2 दिया है, एक बहुत ही चीपली अवेलेबल या फिर बहुत ही ईजिली अवेलेबल बोल सकते हो और बहुत अच्छा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो आप सबके घर में प्रेजेंट होता है और वो है अनियन। तो आपको क्या करना है कि अनियंस को फाइनली चॉप करके प्लास्टिक बैग में रख देना है और उस प्लास्टिक बैग में कुछ क्लीन क्लोथ्स के स्ट्रिप्स भी आपको डाल देने हैं और उसके बाद उस बैग को टाइटली पैक करके ओवरनाइट छोड़ देना है फ्रिज के अंदर। एंड उसके बाद ये जो क्लोथ स्ट्रिप्स हैं इनका हम लोग यूज़ करेंगे एसिड और बेसिस के टेस्ट के लिए। तो इस टेस्ट में आपको क्या करना है कि जो भी हम लोग क्लोथ स्ट्रिप लिए हैं, कोई भी क्लोथ स्ट्रिप निकालो और उसके बाद क्या करो, उसके सरफेस पे फ्यू ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डालना है और दूसरे वाले क्लोथ के सरफेस पे आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। एंड उसके बाद में फिर इन दोनों क्लोथ को आपको वॉश कर देना है और वॉश करने के बाद में दोनों का ऑर्डर जो है उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। अब ये जो अनियन है इसके अलावा दूसरे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल में आप वनीला एसेंस को और क्लोव ऑयल को ले सकते हो। इसमें भी आपको सेम वही काम करना है कि वनीला एसेंस में आप एक बार डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और एक बार क्लोव ऑयल में, और सेम वैसे ही इन दोनों में एक बार डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और उसके बाद फिर इस टेस्ट ट्यूब को शेक करके देखेंगे कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर का जो सॉल्यूशन था उसके ऑर्डर में क्या सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, उसी बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि सामने वाला जो सब्सटेंस था वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर था कि नहीं। तो यहाँ पे वनीला, अनियन, क्लोव ये सारे ही सब्सटेंस जो है वो सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे। आपके ऑब्जर्वेशन में यही चीज़ निकल करके आएगा। नेक्स्ट है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराते हैं तो क्या वहाँ पे आउटपुट आता है। तो फर्स्ट चीज़, अब इसके लिए एक्टिविटी 2.2 दिया है कि आपको क्या करना है, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स आपको ऐड करने हैं। अब ये जो जिंक ग्रैनुअल्स हैं इनके सरफेस को आपको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे क्या चेंज आ रहा है। तो आपको दिखेगा कि इसके सरफेस पे जो है वो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और कोई एक गैस है जो कि बाहर आ रहा है। बबल्स फॉर्म हो रहे हैं दैट मीन्स ऑब्वियसली ना किसी लिक्विड के अंदर बबल फॉर्म हो रहा है, मतलब कोई गैसीय सब्सटेंस उसके अंदर से बाहर आ रहा है, तो बबल्स के फॉर्म में ही बाहर आएगा। अब ये जो गैस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको आपको पास करना है सोप सॉल्यूशन से। कोई भी सोप सॉल्यूशन लेंगे और वहाँ पे ये बबल पास करेंगे। तो बबल्स जो है वो सोप सॉल्यूशन में पास करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि एक बर्निंग कैंडल लेना है और इस कैंडल को इस जो गैस निकल के आ रहा है ना उसके पास में लेकर के आना है। ठीक, इसके पास लेकर के आओ। देखो सोप सॉल्यूशन में डालने का रीज़न ये है कि गैस जब इसके अंदर आप डालोगे ना सोप सॉल्यूशन में, तो ऑब्वियसली वो क्लियर बबल्स बना के बाहर आएगा ना। सॉल्यूशन के अंदर तो बबल दिखता ही है, लेकिन ये बबल बाहर आने के बाद तो नहीं दिखेगा ना, वो तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो सोप सॉल्यूशन में जब आप डालोगे तो ये गैस जो है वो बबल्स फॉर्म करके बाहर आएगा। अब इस बबल के पास में आपको एक बर्निंग कैंडल लेकर के आना है एंड उसके बाद आपको देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये जो बर्निंग कैंडल था वो क्या होगा कि पॉपिंग साउंड के साथ में वहाँ पे बर्न होगा। ठीक, नॉर्मली वो जल रहा था और अब वो पॉपिंग साउंड के साथ में बर्न होने लगेगा। सेम इसी एक्टिविटी को फिर आपको दूसरे एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ में परफॉर्म करना है एंड सब केस में आपका क्या ऑब्जर्वेशन आता है उसको नोट करना है। अब हर एक केस में जो है वो जो कैंडल था वो पॉपिंग साउंड के साथ में बर्न होगा। और जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है दैट सिंपली मीन्स कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। यही गैस है जो कि पॉपिंग साउंड देता है। तो ये जो सब्सटेंस है उससे सिंपल आपको क्या समझ में आया कि जो एसिड है वो जब भी मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं ना तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं एंड साथ में सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जिस फॉर्म में हम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी इससे पहले वाले लेसन में हम लोग पढ़े थे ना केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। तो उस पूरे के पूरे जो एक्टिविटी 2.3 था यहाँ पे इतना लेंदी सा एक्टिविटी, इस पूरे एक्टिविटी को यहाँ पे एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में मेंशन कर दिया है कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब फिर यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 2.4। इस एक्टिविटी में आपको फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेनुलेट
लेने हैं फिर से ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल एक टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। पहले क्या लिए थे आप, जिंक ग्रैन्युल्स में एसिडिक सॉल्यूशन डाले थे, अब इस बार आपको एक बेस डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड उसके बाद फिर देखना है कि अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही जैसे पहले गैस इवॉल्व हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी गैस इवॉल्व होगा और साथ में एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एसिड या बेस दोनों में से कोई भी सब्सटेंस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अब ये एक्टिविटी 2.4 में जो भी रिएक्शन हुआ है उसके लिए यहाँ इक्वेशन में उसको नोट कर दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ में हुआ है तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बना है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ में किसका, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों का रिएक्शन देखना है। तो पहले एक्टिविटी 2.5 जिसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इस वाले में आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, उसको ए और बी लेबल कर देना है। उसके बाद आपको 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब ए में लेना है और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब बी में लेना है। 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है एंड उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। चेंज ये आएगा कि सब में से गैस इवॉल्व होगा फिर से। अब ये जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपको लाइम वाटर पास कराना है, लाइम वाटर के बाद उससे उसको पास कराना है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है, उसका कॉमन नेम है लाइम वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जब आप वो गैस को पास कराओगे तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये जो सॉल्यूशन था वो नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, लेकिन जब आप उसमें ये गैस पास कराओगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो टर्न हो जाएगा मिल्की फॉर्म में, ठीक है। पहले वो कलरलेस था, अब वो मिल्की दिखने लगेगा। अब इसका क्या रीज़न है, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम कार्बोनेट लिए और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब बी में आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दोनों को जब आप रिएक्ट करा रहे हो तो दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वाटर बन रहा है और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है। यानी कि सॉल्ट एंड वाटर तो बनता है जब भी हम लोग किसी भी एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट या फिर बोल दो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगा बनेगा और वाटर भी बनेगा ही, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर होता है कि वो हमेशा लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देता है। ये क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं पहले से, ठीक। लाइम वाटर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ये, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और यही जो है वो उसको मिल्की फॉर्म में दिखाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट के ही दूसरे फॉर्म्स में ये सारे हैं। मार्बल के बारे में हम लोग पहले पढ़े कि उसका भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है। तो सारे मेटल्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके हमेशा कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे। अब उसका भी अगर एक जनरल इक्वेशन में आप अगर उसको मेंशन करना चाहो तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और एसिड, फिर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। अब खुद के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। अब ये चीज़ तो बहुत सिंपल है और बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है तब उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है एंड इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। देखो अब उसके लिए एक्टिविटी 2.6 दिया है, 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। उसके बाद आपको कलर नोट करना है इस सॉल्यूशन का। उसके बाद आपको डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिर उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप जब भी एसिड डालेंगे तब फिर से उसका कलर चेंज होगा इस मिक्सचर का, फिर उस कलर चेंज को आपको ऑब्जर्व करना है। तो जो ये फिनोप्थिलीन है वो क्या है, एक इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर के फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं कि पहले बेस था और उसके बाद आप एसिड डाले हो, ठीक। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस मिक्सचर में हम लोग फिर से डालेंगे उसके बाद, और उसके बाद हम लोग को दिखेगा कि जब हम लोग स्टार्टिंग में ये सॉल्यूशन लिए थे और फिनोप्थिलीन डाले थे वो पिंक कलर का था, एसिड डाले हैं उसका पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, वापस से आप बेस डालोगे उसका फिर से कलर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिड और बेसिक नेचर को फिनोप्थिलीन जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अब यहीं पे जब आप उस बेस को और एसिड को आपस में ऐड कर दोगे तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसी का यहाँ पे जनरल रिएक्शन में लिया है, बेस और एसिड एक साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड, एसिड के साथ में मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन।
अब यहाँ क्या है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब देखो, जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, मेटल्स और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अब इससे सिंपली आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्चुअल में बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके वो सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही दे रहे हैं। अब मेटालिक ऑक्साइड्स का एसिड के साथ जो रिएक्शन है उसके लिए एक्टिविटी 2.7 दिया है, जहाँ पे आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है वो एक बीकर में लेना है और उसके बाद उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको स्लोली ऐड करना है कंटिन्यूसली स्टिरिंग के साथ में। इसके बाद आपको इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो नोटिस करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व हुआ और डिसॉल्व होकर के वो कॉपर क्लोराइड फॉर्म किया, एंड इसी कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। मेटालिक ऑक्साइड्स तो बेसिक नेचर के होते हैं, ये हम लोग को समझ में आ गया जब हम लोग उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएं। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन हम लोग को बेस के साथ में कराना है। तो जो रिएक्शन हम लोग पहले देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर बोल रहे थे एक्टिविटी 2.5 में जो देखे, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्चुअल में क्या है, एक बेस है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट किया तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ यूज़ किए हैं वही तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसका रिएक्शन किसके साथ कराए, बेस के साथ में, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो क्या फॉर्म हुआ है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा हो गया, ऑब्वियसली एसिडिक, क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिए हैं। तो ये हो गया सारा आपका केमिकल रिएक्शन जो भी है, मतलब रिएक्शन एसिड और बेस के वो सारे। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग जब क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखेंगे वहाँ पे करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन, ये हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।